हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या शक्ति। तो सबसे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि मैं क्लास 12 के लिए लेक्चर सीरीज लाने वाली हूँ। तो उसमें मैं सीबीएसई बोर्ड और जो भी स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी फॉलो करता है उन सब के लिए ये प्लेलिस्ट किसी रोलर कोस्टर की राइड की तरह होने वाली है, क्योंकि इसमें मजा भी आएगा और काफी कम टाइम में आप काफी कुछ सीखोगे। वो प्लेलिस्ट देख के आप 90% स्कोर इजीली कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अभी तो मैं मैथ्स की सीरीज लाने वाली हूँ, लेकिन आने वाले कुछ डेज में मैं फिजिक्स की भी सीरीज लाऊंगी क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। तो मैं वीक में 2 और 3 लेक्चर पोस्ट किया करूँगी, जो कि 40 to 60 मिनट्स के होंगे। तो जी आप मेरा कंटेंट प्लान देख सकते हो। क्लास 12 मैथमेटिक्स का यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिसेस, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। पूरा वही एक्सरसाइज करवाओगी, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करवाओगी और एग्जाम्पल भी। मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगी ना कि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देख सकते हो कंटेंट प्लान पूरा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 1 का लेक्चर 1 रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो रिलेशन है क्या, व्हाट इज रिलेशन, एंड रिलेशन के टाइप्स क्या है। तो रिलेशन बेसिकली है सबसेट ऑफ एक रो से। ए इज एनी सेट। ए हमारे पास कोई सेट है ना, ठीक है। अगर उसी सेट का हम उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो आर सॉरी बिलोंग्स नहीं है, जिस सबसेट है। तो अगर हम किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और फिर उसी का जो रिलेशन देखें कि हम उन्हीं के कितने डिफरेंट सबसेट्स बना सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। लाइक लेट टेक द एग्जांपल, ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है। लेट फाइंड ए क्रॉस ए। Those who don't know how to find across A, please watch this carefully. तो A क्रॉस A कैसे फाइंड किया? A को A के साथ ही मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 2 3, और सेकंड सेट में भी क्या है 1 2 3। फर्स्ट एलिमेंट टेक फ्रॉम दिस सेट 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रो से। इसे ही हम, अब ये हमारे पास एक रो से ही है, ये आर नहीं है। अब आर क्या होगा, नहीं ये आर भी हो सकता है। आर के लिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे दी जाएगी। हमें ऐसे बोल सकते हैं कि आर, अच्छा ये हमारे पास एक बड़ा सेट है, मतलब एक रो से मान लो यूनिवर्सल सेट है। अब आर है ना, वो इस सेट का हमारा एक सबसेट है, जिसके लिए कंडीशन दी जा सकती है। लाइक हम बोल सकते हैं आर है, वो हो सकता है जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है ना, बी इज इक्वल टू वो ट्वाइस है फर्स्ट एलिमेंट से 2a। तो आर के अंदर हम ना उस सबसेट के अंदर वो एलिमेंट लेंगे जो अपने फर्स्ट एलिमेंट से ट्वाइस है, जिसमें आएगा 1 क्रॉस 2। और आई थिंक जिसमें एक वही एलिमेंट आएगा, तो इसमें आर कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 2। ठीक है। मतलब कि हमने इस बड़े सेट में से छोटे छोटे सेट बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, कुछ भी हो सकती है कंडीशन। जहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब मान लो x इज इक्वल टू वाई हो, तो आर में कौन से हो गए 1 1 2 2 3 3। तब उसमें ये 3 एलिमेंट हो गए। तो ये टोटल रिलेशन। अब मैं रिलेशन के टाइप्स डिस्कस करूंगी कि रिलेशन कितने टाइप्स का है। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखो। रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट मैंने बोला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब कि इफ A, belongs to R for R। ये मैंने सिंबल डाला है ना, जो किसका है फॉर आर। जिनको नहीं पता उनके लिए लिख देती हूँ, लेकिन ये आपसे याद रखना, आपके कॉलेज में काफी काम आने वाला है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस सिंबल को यूज करूंगी। इस सिंबल का मतलब फॉर आर ए बिलोंग्स टू ए।
then the set is reflexive, then the relation R is reflexive. ठीक है, then R is reflexive. अब मैं स्टेटमेंट का मीनिंग बताऊंगी क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो भी ए मतलब कि जो भी ए से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए ए आर से बिलोंग करता है। मैं इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। हमारे पास ए मान लो 1,2,3 है, ठीक है, और आर मान लो हमारे पास है 1,1, 1,2, 1,3, 2,2 एंड 3,3। ये क्या है हमारे पास आर। अब हमें बताना है क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है। देखो ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट नहीं है, ठीक है। वो क्या है, मान लो कोई भी कंडीशन लिखो, ये हमारे पास आ रहा है। अब रिफ्लेक्सिव की मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर ऑल मतलब कि जो भी एलिमेंट्स ए को बिलोंग करते हैं, मतलब कि 1 भी ए को बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 के लिए भी 1,1 आर को होना चाहिए, 2,2 भी आर को होना चाहिए, 3,3 भी आर में होना चाहिए। इफ दिस 3 मतलब 1,1 2,2 3,3 आर को बिलोंग करेंगे, तब हम बोलेंगे सेट क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो उस केस में हम बोल देंगे सेट रिफ्लेक्सिव है। समझ गए। अभी मान लो कि हमारे पास 1,1 एग्जिस्ट सेट के अंदर है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है, तो क्या सेट रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। लाइक मान लो आर हमारा है 1,1 और 2,3। अब बोलो क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव है? नो। समझ गए रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखो 1,1 के लिए है, लेकिन 2,2 नहीं है और 3,3 नहीं है। ये अब आते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। अगर रिफ्लेक्सिव में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। फर्स्ट हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक काफी अच्छा है। सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है इफ ए बी, if AB belongs to R, then BA also belongs to R, implies R is symmetry। सिमिट्री का तो मतलब सबको पता है, एक तरह की सिमिट्री। तो सिमिट्री की बोलती है कि अगर इफ ए बी आर को बिलोंग करते हैं, इफ हमारे पास ए बी है वो आर को बिलोंग करते हैं, देन बी ए भी आर को बिलोंग करेंगे। लाइक अगर 1 2 आर के अंदर है, इफ 1,2 इज इनसाइड आर, देन 2,1 इज आल्सो इनसाइड आर। मतलब कि अगर ए कोमा बी आर के अंदर है, तब बी कोमा ए भी आर के अंदर होंगे। अगर ऐसा होता है तो हम बोल देंगे सेट सिमिट्री है। लेकिन और एक और बात ध्यान से सुनो, इफ ए कोमा बी मतलब कि कुछ भी हो सकता है। लाइक मान लो हमारे सेट के अंदर 3,5 है, लेकिन 5,3 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सेट सिमिट्री, रिलेशन सिमिट्रिक नहीं है। टेक एन एग्जांपल, ठीक है। आर मैंने मान लो ले लिया है 1,2 2,1 2,2 3,1, ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये सेट रिलेशन सिमिट्रिक है? सोचो, मैं 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। तो आप सब कंफ्यूज होंगे कि आप सोच रहे होंगे 1 2 है, 2 1 है।
रहा तो सिमेट्रिक है, इसलिए काफी लोग यस सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर यस नहीं है। वाई? बिकॉज देखो 3,1 आर के अंडर है, लेकिन क्या 1,3 है आर के अंडर? 1,3 आपको दिख रहा है कहीं? 1,3 आर के अंदर कहीं नहीं है, so this is not symmetric, not symmetric। समझ के नोट सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ना सिमेट्री के लिए हर एलिमेंट, हर ए बी को चेक करना है। इफ ए बी मतलब कि गिवन वाला, तो मतलब कि 3,1 मान लो आर के अंदर है, ठीक है? कोई भी मतलब ए बी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर ए बी है तो बी ए को होना ही चाहिए, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। बट अगर ए बी आर के अंदर है, लाइक आप देख सकते हो 3,1 आर के अंदर है, बट बी कोमा ए आर के अंदर नहीं है, लाइक 1,3 नहीं है, तो जैसे बिट्री नहीं है। सबके लिए चेक करना जरूरी है, ठीक है? फॉर आल, इसके लिए फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर चेक करना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। 2 हो गए, अब ट्रांजिटिव की बारी। इनके में हम काफी क्वेश्चन भी करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर and B, C belongs to R, then AC also belongs to R, then implies R is transitive. ये थर्ड टाइप। अब इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मान लो ए बी, लेट इट टेक द एग्जांपल ऑफ डी, ठीक है? इन्होंने बोला इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक? ए बी और बी सी, मतलब अगर ऐसा होता है, इफ का मतलब अगर ऐसा होता है, ठीक है? इफ ए बी मतलब मान लो 1,2 इस एग्जांपल ले लो, लेट 1,2 एज ए बी, तो जिसमें ए वन है बी टू है, ए बी आर के अंदर है, एंड बी सी देखो, बी सी मतलब कि सेकंड का भी और मतलब फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट, और जो दूसरा बी सी है उसमें फर्स्ट एलिमेंट देखो। अब ये देखो जहाँ पे 2 है और जहाँ पे भी 2 है, तो मतलब कि ये ए बी कोमा बी सी वाली कंडीशन बन रही है। तो इन्होंने बोला इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा ही है ना, ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आर के अंदर है, देन ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए क्या इसमें 1, सी क्या है 1, इसको भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर आर के अंदर नहीं होता है तो हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1,1 क्या आर के अंदर है? नहीं, तो ये क्या होगा? नो ट्रांजिटिव। अगर 1,1 होता तो हम क्या बोलते? ट्रांजिटिव है, ठीक है? इसके और एग्जांपल भी करके देख सकते हैं, जहाँ पे ये कर देती हूँ मैं। लेट, चलो इसमें मैं एक एग्जांपल करती हूँ ना, अब आपको तीनों बताने हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने सेट 1 2 3 लिया ए से, ठीक है? जो ए है वो मेरा 1,2,3 ही है। 1,1, अच्छा ओनली ये हमारे पास आर है। चलो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताओ। क्या जैसा रिफ्लेक्सिव है, मतलब इसमें 1,1 2,2 एंड 3,3 है, बिकॉज हमारा एज है 1 2 3। तो देखो 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखो, 1,1 का तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2,3
है तो मतलब ए बी है तो बी ए को भी होना चाहिए, मतलब 3 2 को भी होना चाहिए, 3 2 है। लेकिन सबके लिए चेक करना जरूरी है, 2 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 1 का देखो, 2 1 है लेकिन 1 2 है नहीं है। अगर 1 2 होता तो अब आगे जाते, तो जो आया नोट सिमिट्री। अब ट्रांजिटिव की बात करो, इफ ए बी एट बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी मतलब जिसका लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम हो ना, उन दोनों आपको ले लो। यहाँ पे 2 3 और 3 2 है, मतलब इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स 2 2 को भी इसके अंदर होना चाहिए। तो 2 2 है क्या आर के अंदर? यस है, ये वाला हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए भी सबको चेक करना जरूरी है। देखो और कोई ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिसका आपका लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम हो, ये वाला दिखता है, तो ये भी एक ए बी और बी सी वाली टर्म बन रही है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो 2 3 आर के अंदर है क्या? यस आर के अंदर है, ये भी चेक होगी। और कोई देखो, और क्या पता कुछ मिल जाए अब तो। हाँ ये मिल सकता है, 2 2 3 नहीं, और 3 2 3 1, हाँ ये भी हो सकता है। देखो 3 2 और 2 1, सब ये ट्रांजिटिव वाला थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें हमें काफी बार देखना पड़ता है, वो भी 2 बार। तो 3 2 और 2 1 देखो, ए बी कोमा बी सी। तो इफ ए बी कोमा बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। 3 2 है, 2 1 है, लास्ट और फर्स्ट मिल रहा था तो इस पे भी अप्लाई करो, तो 3 1 को भी सेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये नॉट ट्रांजिटिव क्यों है। अभी मैं और एग्जांपल करवाने वाली हूँ। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करके थोड़ा आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्री कंट्राजिटिव बताना है, हमें रिलेशन सेट ए दे दिया गया है। ठीक है, पहले तो मैंने 1 2 3 लिया था, लेकिन इस बार सेट में क्या है, ए जो गिवन सेट है, और आज जो मैंने कंडीशन बोली थी ना कि आज कुछ भी कंडीशन करके दिया जाएगा रिलेशन, वो दे दिया गया। तो सबसे पहले इसको करने के तो काफी मेथड है। आप पहले ये भी कर सकते हो कि आर को आप सेट फॉर्म में लिख लो, कंडीशन दे दी है तो आप बता सकते हो कि आर के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो मैं इसी वाला ही कर रही हूँ। तो देखो, आर के अंदर इन्होंने बोला है 3x - y = 0। दिस सिंपली मीन्स y = 3x। y = 3x मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट के थ्राइस होना चाहिए। लाइक इफ first element is 1, then y = 3. If second element is 2, y = 6. If first element is 3, y = एंड याद रख लेना एक्स वाई है वो 1 से 14 के बीच में ही होना चाहिए। अगर बाहर कहीं से भी 14 से ज़्यादा आ जाता है तो उसे नहीं लेना है। ठीक है, तो 3 3 9 4, ये समझ आ रहा है कैसे कर रही हूँ? 5 5। अब देखो यहाँ पे 5 है तो y क्या होगा 15, लेकिन एक्स वाई है ना हमारे, वो हमारे ए क्रॉस ए से ही बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं 5 × 15 करूँ तो क्या वो ए क्रॉस ए के अंदर हो गए? ए क्रॉस ए मतलब कि हम 1 से लेकर 40 तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो 50 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, रफ में करके देखना, 1 से 14 काफी ज्यादा होगा, लेकिन आप देख सकते हो तो 5 50 नहीं आएगा। तो आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? ये 4 ही हो गए। ठीक है, 1 3 2 6 3 9 4 12। तो अब हम क्या चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, फर्स्ट चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या बोल रहा है? 1 1 होने चाहिए, 2 2 होने चाहिए, 3 3 4 4 5, ये सबके मतलब कि सेम सेम होने चाहिए, लेकिन क्या है कोई सेम या तो कोई भी नहीं है। मोस्टली अगर एक भी नहीं होता तो नो रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन यहाँ तो मतलब कि कोई है ही नहीं।
मतलब ना 1 1 ना 2 2 ना 3 3 सबका होना तो जरूरी है, लाइक 14 एलिमेंट्स तो होना जरूरी है, लेकिन वो है ही नहीं। तो इसका तो इजी है, क्या होगा? नोट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नो। अब सेकंड आता है सिमेट्री के बारे में। अच्छा, ये मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सिमेट्री बताओ। तो ये इजीली आप देख सकते हो, ये सिमेट्री भी नहीं है। 1 3 है तो 3 1 आर के अंदर नहीं है। 2 6 है, 6 2 नहीं है। 3 9 है, 9 3 नहीं है। तो सिमेट्री के लिए भी कोई नहीं है। ठीक है, याद रखना, अगर एक भी होता तो भी हम बोलते। ठीक है, अब ट्रांजिटिव। देखो, 1 3 आर के अंदर है। 3 9 आप बस देखो, कोई भी दो के देखो, जिसका लास्ट और पहला वाले इक्वल होना, उन दो को एक साथ ले लो। ठीक है, सबके चेक करना जरूरी है, अगर कोई भी रह गया तो गलत हो जाएगा। 1 3 3 9 इनके फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो मीन्स 1 9 को भी आर के अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कुछ भी नहीं है, नोट रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताने हैं। देखो, इसमें जो हमारा ए सेट बोलती हूँ ना, इस बार वो क्या दे दिया है? जेड। तो मतलब जो आर है वो कहीं ना कहीं सबसेट होगा जेड क्रॉस जेड का। ठीक है, इंटीजर्स का। तो अभी आर के अंदर कौन से एलिमेंट हो गए वो देखो। देखो, अब ये एक और बात। अब पहले तो हमारे पास कोई फाइनाइट सेट दिया गया था जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफी कम थे, इसलिए मैंने आर इजीली लिख लिया था। लेकिन अब जेड क्रॉस जेड का करने जाओ तो मैं आर लिख सकती हूँ? नहीं, बिकॉज इट टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस केस में आर थोड़ा लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम उस केस में आर को ऐसे लिखे तो बेटर होगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊंगी, जिसमें सेट आर के अंदर कई काफी ज्यादा इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसे बताया था वैसे चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बता, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी? इफ a comma a belongs to R, for R a belongs to Z। मतलब कि इफ, मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ। इफ a comma a belongs to R, for R a belongs to, इसमें हमारा सेट कौन सा? कैपिटल ए वाला, वो है Z। ठीक है, मतलब सारे जो इंटीजर्स है उसके लिए ए कोमा ए आर के अंदर होना चाहिए। दिस सिंपली मीन्स 1 1 भी आर के अंदर होना चाहिए, -1 भी आर के अंदर, 0 0 भी, 2 भी, 3 3 भी, -3 3 भी, ये सब आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है जरूर। अब देखो, दिस मीन्स ए कोमा ए, इन्होंने बोला आर के अंदर, अब इन्होंने कौन से एलिमेंट लिए हैं? x - y इज एन इंटीजर। अब देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है? कि ये दोनों एलिमेंट सेम हो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, एक्स। तो मतलब कि x - x इज एन इंटीजर हो। तो मतलब कि अगर a, अगर मान लो हमारे पास a, इज एन इंटीजर बोल दे, तो हम a, मतलब कि a हमारा a, आर के अंदर है, क्योंकि इन्होंने बोला है अगर x - y, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वो इंटीजर आता है। अगर वो इंटीजर आर के अंदर है, अगर वो इंटीजर है तभी आर के अंदर होगा, अगर इंटीजर नहीं आते ना तो वो आर के अंदर नहीं होगा। तो देखो, क्या x - x, यहाँ पे a को मैं a भी लिख सकते हो, x - x इज एन इंटीजर, x - x तो जीरो है, जीरो इंटीजर है। यस, तो मतलब जीरो क्या है? आर के अंदर है। दिस मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ के क्या किया? कंडीशन में ना x - y है, उन्हें सेम कर दो, लाइक x - y को x - x लिख दो, मतलब a - a।
तो क्या आ रहा है 0। अब 0 क्या इंटीजर है? यस। अगर मान लो हमारे पास कोई रियल नंबर आता, 2.5 आता या 3.5 आता, तो मतलब वो आर के अंदर नहीं है, तो वो गलत हो जाता, वो नॉन रिफ्लेक्सिव आता, ठीक है। आर के अंदर मतलब हमने वो ले लिया है जिसको माइनस करे वो 0 आ जाए। 1, 1 को भी माइनस करे 0 आएगा, 2, 2 को भी माइनस करे 0 आएगा, 0, 0 को भी माइनस करोगे 0 ही आएगा, 3, 3 को भी माइनस करो 0 ही आएगा। तो ये सब आर के अंदर हो गए, तो ये क्या आया? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री को क्या करेंगे? इफ एक्स वाई, देखो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर इफ एक्स वाई हमारे आर के अंदर है, दिस मीन्स आर की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। दिस मीन्स दिस अप्लाइज एक्स वाई माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये हमें गिवन की तरह कंडीशन की तरह रखो, ठीक है। ये मतलब मान लो हमें गिवन है, जो इस वाला मतलब गिवन है, देन हमें क्या प्रूव करना है? हमें वी नीड टू प्रूव दैट y, x आल्सो बिलोंग्स टू R, कि y, x है वो भी R को बिलोंग करते हैं। टू प्रूव y, x आल्सो बिलोंग्स टू R, ये क्या करना है? हमें प्रूव करना है। और इसका सिंपली मैं कैसे लिख सकती हूँ कि हमें अच्छा y, x R के अंदर कब बिलोंग करेंगे? जब ये वाली कंडीशन पूरी करेंगे कि फर्स्ट माइनस सेकंड जो है वो इंटीजर आए, दिस सिंपली मींस वी शुड प्रूव दैट वाई एक्स इज एन इंटीजर। से हमें प्रूव करना है कि वाई माइनस एक्स एक इंटीजर है, और हमें गिवन क्या है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्या हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन से क्या सेकंड हम कंक्लूड कर सकते हैं? अरे इजीली कर सकते हैं। देखो, एक्स माइनस वाई कोई इंटीजर है, ठीक है, लेट इट बी ए के। तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, वाई माइनस एक्स इजिकल टू माइनस के लिख सकती हूँ। तो अब देखो, माइनस क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा, तो वाई माइनस एक्स क्या आया? इंटीजर। तो ये क्या हुआ? सिमिट्रिक। तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो सेट है वो है सिमिट्रिक है, ठीक है। यस, सिमिट्रिक आया, सिमिट्रिक का भी हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमिट्रिक है। अब थर्ड चेक करेंगे, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा वो हो सकता है। ट्रांजिटिव में बोला है इफ x, y belongs to R and y, z belongs to R, से हमारे पास दोनों गिवन है। रुको ऐसे करते हो, ट्रांजिटिव का मैं पेज में करती हूँ, नए पेज में। ठीक है, यहाँ पे ही कर देती हूँ। मतलब इफ x, y R को बिलोंग करते हैं एंड y, z R को बिलोंग करते हैं, तो x z को भी R के अंडर होना चाहिए। तो एक्स वाई अगर आर के अंदर है, दिस मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये गिवन है। वाई कोमा जेड आर के अंदर है, दिस मीन्स वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये दोनों हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, जब प्रूव करनी है। खुद बोलो, सोचो। ये मैंने लिखी है ना दो स्टेटमेंट, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये हमें गिवन है। इन्होंने बोला इफ, अगर ऐसा होता है, दोनों दोनों गिवन है एंड, तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स जेड भी, वी हैव टू प्रूव एक्स कोमा जेड आर के अंदर है, ये हमें प्रूव करना है। दिस सिंपली मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। हमें क्या दिया है? एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड इंटीजर है। क्या हम इससे ये बोल सकते हैं एक्स माइनस जेड इंटीजर होगा? अरे इजीली बोल सकते हैं हम। लेट मतलब एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर है, लेट इट बी ए के वन। वाई माइनस जेड इंटीजर है, लेट इट बी ए के टू।
अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दूँगी तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। ये सबको पता है कि टू इंटीजर्स का सम क्या आता है, इंटीजर। दिस मीन्स x माइनस जेड इज सम इंटीजर, so this means the set is transitive। ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आर एस टी। ठीक है, आर एस टी लिख दिया है मैंने शॉर्ट में। तो मतलब कि आपको क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। देखो, एक्स माइनस वाई एक इंटीजर था, k1, वाई माइनस जेड इंटीजर था, ये दोनों गिवन है। इन दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या मिला हमारे पास, एक्स माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। अब देखो, एक्स माइनस दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है। दिस मीन्स एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू सम इंटीजर k3। तो यही तो प्रूव करना था। अगर एक्स माइनस जेड भी इंटीजर होते हैं तो वो आर के अंदर हो गए, तो मतलब ट्रांजिटिव है। तो ये हो गया क्वेश्चन। देखो, ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार बोल सकती है, काफी मजेदार है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में काफी मजा आएगा। ये मैं कर रही हूँ, सेकंड आप खुद करके देखना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं करती हूँ सेकंड वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप सब फर्स्ट वाला करना, ठीक है। फर्स्ट वाला होमवर्क है, इवन कमेंट वगैरह में भी पोस्ट करता है इसके आंसर। और अगर आप सबको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हो, तो आप मुझे अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी में पूछ सकते हैं मैसेज करके। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी अपनी यूट्यूब में शेयर कर दूंगी। तो देखो, सेकंड वाला कर रही हूँ। सेकंड वाले में क्या हम इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब एक्स को एक्स से रिप्लेस करके। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए करूँगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, एक्स कोमा एक्स, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिंपल y को x से रिप्लेस कर लो। x को मैं x मतलब x इज फादर ऑफ x, जहाँ जहाँ y लिखा है ना वहाँ आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। फिर देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या x इज फादर ऑफ x कोई खुद का फादर हो सकता है, नो। कहीं तो से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग या फॉल्स, इसमें लॉजिक लगा रहा है। x इज फादर ऑफ x, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक में क्या करना है, मतलब हमें जो गिवन हो, देखो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का थोड़ा एडजस्ट है। गिवन और प्रूव लिखो। गिवन क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव की वाई को मैं एक्स भी आर के अंदर है। दिस सिंपली मीन्स एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, और एक्स को वाई से एंड वाई को एक्स से, ठीक है। वाई इज फादर ऑफ एक्स, गिवन भी है। एंड मतलब हमें इस गिवन से क्या हम सेकंड वाला प्रूव कर सकते हैं। मान लो एक्स वाई का फादर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाई भी एक्स का फादर है। लाइक राम, मान लो राम श्याम का फादर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि श्याम भी राम का फादर है। नहीं ना। कोई भी अगर फर्स्ट क्लास का पूछ ले, वो यही वो यही बोलेगा कि वो तो फिर मेरा ग्रैंडफादर हुआ, तो ये फादर क्यों, तो ये मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इंट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रैंडफादर नहीं, वो उसका सन होगा, तो जहाँ पे आएगा वाई सन ऑफ एक्स। तो जहाँ पे अगर दो एक्स वाई का फादर है, तो वो कभी ये नहीं बोल सकते कि वाई भी एक्स का फादर है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो हमें गिवन क्या है, ट्रांजिटिव में हम एक थर्ड एलिमेंट जेड मानते हैं। मतलब इफ एक्स वाई एंड वाई जेड आर को बिलोंग करते हो, एक्स वाई अगर आर को बिलोंग करता है मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, एंड वाई जेड भी आर को बिलोंग करते हैं, मतलब वाई इज फादर ऑफ जेड। ये हमें क्या है, दोनों गिवन है, ठीक है। गिवन कैसे, क्योंकि ट्रांजिटिव की कंडीशन है, इफ एक्स कोमा वाई belongs to R and y comma z R belongs to R, then x और z को भी R के अंदर होना चाहिए। मीन्स x इज फादर ऑफ z। ये हमें क्या करना है, प्रूव। ठीक है, हमें बताना क्या ऐसा हो सकता है कि अगर x y का फादर है एंड y z का फादर है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि x भी है वो z का फादर है। अरे ये तो ग्रैंड फादर आ गया, कि एक्स है वाई का फादर है,
एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है, लेकिन वाई है वो जेड का फादर है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन है? दादा पोते का। तो मतलब कि एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, नॉट ए फादर। तो एक्स अगर वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड तो मतलब कि दादा पोते हुए, तो एक्स क्या है? ग्रैंड फादर है, लेकिन फादर नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या आया? नोट रिफ्लेक्सिव, नोट आर, नोट एस, नोट, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट आप सबके लिए होमवर्क है, आप सब खुद करना। ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसके बाद आज के लिए ये ओनली लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी के बचे क्वेश्चन है वो मैं किसी और दिन करवाऊंगी। इवन मैं क्विज़ेस वगैरह और वीक में थोड़े ओनली जिसमें क्वेश्चन और ट्यूटोरियल वगैरह वो भी वीडियोस डाली करूँगी, ठीक है। तो और मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करूँगी, एक इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। नोट्स पीपीटी वगैरह जरूर शेयर होगी। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। इसमें जो ए है ना, जो मैं बोलती थी बड़ा यूनिवर्सल सेट, वो हमें रियल नंबर्स की है, मतलब रियल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए, आर क्रॉस ए। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, इवन जेड क्रॉस जेड से भी जेड। तो मतलब की से मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आ दिया है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताओ। तो बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो क्या करना है? ए कोमा ए, मतलब सिंपली बी को करना है ए से रिप्लेस, ठीक है। तो ए इज लेस देन ए स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है सोचो। लेट, अगर नहीं समझ पा रहे तो एग्जांपल ले लो, लेट ए को 2 ले लो, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, हाँ, तब तो ये ट्रू है, मतलब 2 4 तो हो गए ही। चलो, मतलब कि 2 4 मतलब हमें चेक करना 2 2 ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो अपने स्क्वायर से कम हो, ठीक है। 2 2 इज लेस देन 4, ठीक है। 3 लेस देन 9, ज़्यादा तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ए को लूँ 0.1, तो ए को मैं मान लो लेती हूँ 0.2, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, लेट ए इज इक्वल टू 0.2, देन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर जो 0.4 बोल रहे हैं, जो अपनी 9th 8th क्लास में फिर से जाओ, अरे फिर से मत जाओ, मतलब थोड़ा सोचो, ऐसे मिस्टेक हो जाती है। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04, ठीक है। कभी भी जल्दबाजी में मत करना, ठीक है। कई बार बस मैं खुद अपने स्कूल में कई बार 0.2 का स्क्वायर 0.4 बोला है कई बार, तो 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 हुआ, ठीक। ए और ए स्क्वायर, अब देखो ए क्या ए स्क्वायर से कम है? 0.2 0.04 से क्या कम है? नहीं, 0.2 तो ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। तो ये क्या हुआ? नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मतलब कि अब देखो, हमने ए कहाँ से लेने थे? रियल नंबर से, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर होते या कुछ और होता, तो हम मतलब कि जे वाली कंडीशन है 0.1 0.2 वाली नहीं ले सकते थे। और मान लो जहाँ पे ए, जहाँ पे लिखा होता है ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमारे पास जो बड़ा सेट है ना, जो ए बोलती है उसे, वो मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर दिया होता, तो उस केस में हम बोल सकते थे कि रिफ्लेक्सिव है, अगर जहाँ पे इक्वल टू होता है, क्योंकि हम वन को, वन इज लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर, ठीक है। लेस देन होता तो भी नहीं होता, तो भी नॉट सिमेट्रिक आता, ठीक है। लेकिन हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलना चाहूंगी, कॉन्सेप्ट इज द की, कॉन्सेप्ट पता हो तो कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। लेडी की जो बुकिश हो वही करना, ठीक है। रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर देख कर देखो क्या होगा। अभी अगर क्वेश्चन में लेस देन है तो नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू होता है तो हम बोल सकते थे तो नॉट रिफ्लेक्सिव आया। आप सिमेट्रिक का चेक करेंगे, सिमेट्रिक बोलेगी कि इफ ए भी हमारा आर के अंदर है, मतलब कि ए लेस देन बी
स्क्वायर ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि बी ए प्रूव बी कोमा ए है वो भी आर के अंडर है। दिस सिंपली मीन्स वी हैव टू प्रूव बी इज लेस देन ए स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट गिवन से हम क्या सेकंड प्रूव कर सकते हैं? एग्जाम्पल दे के लिख लो। आप कोई भी एग्जाम्पल दे दोगे तो इन्होंने बोला नोट नोट सिमेट्रिक, मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो इसे पूरा ना करता हो तो आप बोल दोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। लेट टेक एग्जाम्पल, मान लो ऐसा करने वाले आप कोई ए और बी सोचो। मैं सोचती हूँ 1,2 सोचूं। हाँ, 1,2 सोच सकती हूँ मैं। तो 1,2 है आर के अंदर, तो क्या 2,1 भी होगा? 1,2 कैसे है? बिकॉज 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। 1 को बिकॉज आप देख सकते हो 1,2 तो होगा ही। तो क्या 2,1 होगा? 2,1 मतलब कि a इज लेस देन b का स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? नहीं, 2 इज नॉट लेस देन 1, तो ये गलत है। मतलब 1 2 सेट के अंदर है लेकिन 2 1 सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? नोट। अब क्या करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बोलेंगे इफ ए बी आर के अंदर है एंड बी सी आर के अंदर है। ये क्या है? गिवन, मतलब ए लेस देन बी स्क्वायर एंड बी लेस देन सी स्क्वायर। हमें क्या प्रूव करना है? कि प्रूव करना है ए सी बी आर के अंदर होने चाहिए। दिस सिंपली मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए इज लेस देन सी स्क्वायर। ये कैसे करेंगे? तो देखो, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल लो जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। देखो, नोट प्रूफ करने के लिए अगर हम एक भी एग्जाम्पल दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर हमने पूछा जाए ट्रांजिटिव प्रूफ करवाना है या सिमेट्रिक प्रूफ कराना है और हम एक एग्जाम्पल दे दे कि वो ऐसा करता है तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए हमें एक नहीं ही सबका चेक होना जरूरी है, इसलिए ना हम इस पे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ए लेस देन बी स्क्वायर एंड बी लेस देन सी स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ले लो जहाँ पे ये दोनों कंडीशन पूरी होती हो। लेट 1 और 2 का एग्जाम्पल देखती हूँ। ठीक है, 1,2 का एग्जाम्पल देखा और बी और सी के लिए मैं किया 2,3 का। तो इस केस में तो ये पूरा हो जा रहा है क्योंकि 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 9 एंड अगर तो 1,3 भी सेट के अंदर होंगे एंड 1 इज लेस देन 9। ये तो हो जा रहा है। और कुछ मैं सोचती हूँ 2, अब तुम सब भी सोचो कुछ। अगर मैं लूँ 3,2, नहीं 2, अगर मैं, हमें चाहिए बी स्क्वायर से कम हो। बी स्क्वायर को अगर मैं ले लूँ, हाँ, ए को मैं 3 लेती हूँ, बी को मैं ले लेती हूँ 2। देखो, 3 ए तो हमारा ग्रेटर देन है लेकिन ए इज लेस देन बी स्क्वायर। 2 2 का 4, तो 3 इज लेस देन 4, तो 3,2 लेती हूँ। और सेकंड वाला मैं लेती हूँ 2 से ही स्टार्ट होगा सेकंड वाला भी। 2 मैं 3 लूँ। 2,1, नहीं 2,1 नहीं होगा, 2,3। हाँ, ये देख सकते हो 3,2 इज लेस देन बी स्क्वायर फॉलो कर रहा है। 2,3 बी इज लेस देन सी स्क्वायर, 2 इसमें बी है और सी क्या है? 3। ठीक है, अगर ए बी और बी सी आ रहे हैं तो ए सी को भी होना चाहिए। दिस मीन्स 3,3 को भी होना चाहिए। 3,3 को होना चाहिए, मतलब 3,3 को भी ये कंडीशन पूरी करनी चाहिए। लेकिन क्या 3 इज लेस देन 3 स्क्वायर है? ये भी है। तो आप सोच रहे होगे कहा, ये भी तो
3 इज लेस देन 3 स्क्वायर है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम है? अरे इसका सोचो सोचो क्या हो सकता है एग्जाम्पल। मैं भी कुछ एग्जाम्पल सोचती हूँ। अगर मैं लूँ, जैसे उसी क्वेश्चन का लिख रही हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे 2,4 लूँ, ठीक है, लास्ट वाले का मुझे इससे कम वाला लेना चाहिए, 4,2। a is less than b square and 3,2। हाँ, ये एग्जाम्पल ले सकते हो तुम सब कि 4,3। कौन सा एग्जाम्पल ले रही हूँ? 4,3, 3,2, ये दो ले रही हूँ। देखो 4,3, 4 इज लेस देन 9 एंड 3 इज लेस देन 4, मतलब ये दोनों ले सकती हूँ मैं। तो अगर ऐसा होता है, मतलब ये दोनों तो हो गए ही सेट के अंदर, तो 4,2 को भी होना चाहिए, ठीक है। 4,2 को होना चाहिए, मतलब कि 4 इज लेस देन 2 का स्क्वायर 4। लेकिन ये तो गलत है, कोई भी नंबर खुद से लेस देन थोड़ी हो सकता है। इक्वल टू होता तब ट्रू होता। तो ये क्या होता, क्या ये क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ ये, ठीक है। तो मैंने देखो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल देखे और बाद में जाके फाइनल में मिला, तो वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, कि थोड़ा सेंस बना के कि ये लूँ या ये लूँ, ठीक है। 4,3 देखो, 4,3 है, 3,2 है, लेकिन 4,2 नहीं है। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं एक बार अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये पूरा पीपीटी शेयर भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर लगा हो मैंने काफ़ी फास्ट कराया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ी कम स्पीड में देखो, ठीक है। नॉर्मल से कम स्पीड में देखना वीडियो को, और लोग 2x पे भी देख सकते हैं अगर मुझे लगता है स्लो पे करवा रही हूँ। सो मैं ओनली 50 to 60 लेक्चर्स की ये लेक्चर प्लेलिस्ट होने वाली है। तो अभी तक जिन्होंने 12th क्लास से एग्ज़ाम भी लिया है और अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता क्या करूँ, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। तो थैंक यू एवरीवन।